देखो ये अब है हमारा एक आईपी हेडर, मतलब लेयर 4 पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लग रही थी वो था टीसीपी हेडर या फिर यूडीपी हेडर। अब लेयर 3 पर आ गया। लेयर 3 पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लग रही है ये आपका आईपी हेडर। आईपी हेडर का साइज भी कितना है? 2260 बाइट्स। 20 बाइट का आपका ये वाला पोर्शन और 40 बाइट 0 से 40 बाइट्स का आपके आपके ऑप्शंस। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली फील्ड है 4 बिट की वर्जन। वर्जन फील्ड में क्या होगा? बस 4। 4 बिट की फील्ड है, वो बस ये बताती है कि भाई आपके पास आईपी जो हेडर है उसका वर्जन कौन सा है। अभी हमारे पास कौन सा वर्जन है? IPv4 है ना, ये हम IPv4 का हेडर पढ़ रहे हैं। अगर IPv6 होता तो सबसे पहले बिट, ये जो सबसे पहली वर्जन फील्ड है इसमें आपका स्पेसिफाइड होता कि भाई IPv6 का हेडर है। ठीक है। अगर IPv6 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे IPv6 होगा या 6 नंबर होगा। अगर हम नॉर्मल वर्जन यूज करें तो 4। ठीक है। अगला आ गया हेडर लेंथ। हेडर लेंथ कितनी बिट की है? 4 बिट की। वही है, 4 बिट के अंदर हमें 20 से 60 बाइट्स कैसे रिप्रेजेंट करने हैं? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्केलिंग फैक्टर यूज करेंगे कितने का? 4 का। 4 का स्केलिंग फैक्टर जैसे हम टीसीपी हेडर में चल रहा था हेडर लेंथ, वैसे ही सेम। अगला आता है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस में इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं बता देता हूँ। ये यूज होती है मार्किंग्स लगाने के लिए। मार्किंग्स लगाने के लिए मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि यार, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। पहले मैं बताता हूँ कि भाई हमारे पास डेटा है, ये राउटर से होता हुआ जा रहा है। राउटर हमारे कौन से लेयर के डिवाइसेस हैं? लेयर 3 के। लेयर 3 डिवाइसेस के होने का ये मतलब है कि यार हमारे पास कोई भी डेटा आ रहा होगा, उसमें सबसे पहले लेयर होगी लेयर 2, फिर होगी लेयर 3, लेयर 4, और उसके बाद 5, 6 और 7। ठीक है, ये सारी लेयर्स के साथ डेटा आ रहा होगा। अब राउटर जो है, राउटर के पास जब डेटा आएगा तो वो कौन सी लेयर तक का डेटा पढ़ सकता है? लेयर 2 देख सकता है और लेयर 3, क्योंकि वो लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 के ऊपर क्या चल रहा है राउटर को उससे मतलब नहीं होता। उसने बस लेयर 3 देखना है, डेस्टिनेशन देखना है कि भाई, और फिर उसके बाद क्या करना है? पाथ डिसाइड करके उसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है। तो अब अगर लेयर 3 पे देखना है तो हम राउटर के पास हो सकता है एक ही बारी में मल्टीपल पैकेट्स जा रहे हो, और हम चाहते हैं कि हमारा राउटर जो है, अब हर के पास बफर मेमोरी होगी, बफर मेमोरी में स्टोर करेगा। अब हम चाहते हैं कि उस बफर मेमोरी से जब हमारा एग्जिट हो तो जो हमारा एक पर्टिकुलर पैकेट है वो जल्दी निकलना चाहिए। अर्जेंसी लगा, अर्जेंट के बेसिस पे, अर्जेंटली बेसिस पे हमारे राउटर से आगे वो निकलना चाहिए। ठीक है। अगर हम अर्जेंट फ्लैग वगैरह लगा रहे हैं तो वो कौन सी लेयर पे लगता है? लेयर 4 पे। तो राउटर का तो मतलब नहीं है। ठीक है। तो अगर हमें लेयर 3 पे ऐसी मार्किंग्स लगानी हो तब हम यूज करते हैं हमारी टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड्स, ये जो 8 बिट्स है इनको। अब मार्किंग्स का मतलब क्या है? मार्किंग का सिंपल सा मतलब ये है कि यार अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो किसी रोड का ट्रैफिक गाइड कर रहा है। ठीक है। अब वहां पे जब तक नॉर्मल कार्स आ रही है, नॉर्मल ट्रैफिक आ रहा है, वो सबको जाने देगा। इक्वल प्रायोरिटी पे भाई, जो पहले आ रहा है वो पहले जाता रहेगा। पर अगर उस केस में एक ऐसा व्हीकल आ जाता है, ठीक है, जिसमें कोई मार्किंग्स हो, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया। अब एम्बुलेंस के अंदर क्या मार्किंग्स हो सकते हैं यार? प्लस का साइन बना हुआ होगा, व्हाइट कलर की वैन होगी, आगे सायरन लगा हुआ होगा। ये कुछ मार्किंग्स है जो उसको अलग करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी कि भाई ये कोई नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है। हमने एम्बुलेंस पे एक मार्किंग लगा दी कि भाई ये प्रायोरिटी वाला हमारा डेटा है, इसको पहले निकालना है। तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले का ध्यान क्या हो जाएगा? बाकी सारे ट्रैफिक से हटके फोकस रहेगा सिर्फ उस एम्बुलेंस पे कि भाई सबसे पहले इस प्रायोरिटी बेसिस पे एम्बुलेंस को मुझे निकालना है, बाकी ट्रैफिक अपना एज इट इज जाता रहेगा। तो ये क्या था? ये कुछ मार्किंग्स थी, और यही मार्किंग्स हम लगाते हैं इस टाइप ऑफ सर्विस की 8 बिट्स को यूज करके, जो डिपेंड करता है कि भाई 1 बाय 1 जैसे जैसे आपकी बिट्स यूज होती रहती हैं वैसे वैसे उसका ऑर्डर बढ़ता रहता है। ठीक है। शायद 8 या 8 होती है शायद। 8 लेवल्स होते हैं, एक तरीके के लेवल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं कि भाई लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। जितना ज्यादा लेवल होगा उतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी। ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस का मैंने ओवरव्यू दे दिया। बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीसीएनपी में आता है वैसे ये, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। वर्जन क्या कह रहा है? इट टेल्स द वर्जन ऑफ द आईपी हेडर। ठीक है, IPv4 है या IPv6 है। अगला आ गया IHL, दैट इज इंटरनेट या आईपी हेडर लेंथ। 4 बिट की फील्ड है, यूज टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द आईपी हेडर। आईपी हेडर का डिफॉल्ट साइज कितना होता है? 20 to 60। 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? स्केलिंग फैक्टर ऑफ
4। स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4, जो भी वैल्यू उसके अंदर हेडर लेंथ के अंदर होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और उसके बाद हमारे पास एक्चुअल आईपी हेडर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगली है टाइप ऑफ सर्विस। 8 बिट की फील्ड है, यूज टू मार्क सर्टेन ट्रैफिक विच इज प्रायोरिटाइज वाइल डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिट करते हुए किसी डेटा को अगर हम चाहते हैं कि भाई ये प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोसेस होना चाहिए, तब हम टीओएस की फील्ड्स को सेट कर देते हैं, टीओएस की बिट्स को ऑन कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगला आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ होता है आपका जस्ट आईपी हेडर प्लस डेटा, कि भाई डेटा और आईपी हेडर की टोटल लेंथ क्या आ रही है, वो आ जाता है आपका किसके अंदर, टोटल लेंथ के अंदर, कि भाई ये जो डेटा है मतलब इस पूरे का क्या साइज है। आईपी हेडर है और ये डेटा है, डेटा के अंदर क्या क्या होगा बताओ मुझे। हमारा डेटा होगा और टीसीपी हेडर लग के आ रहा है ना ऊपर से, डेटा प्लस टीसीपी हेडर, यानी कि इस डेटा को हम क्या भी कह सकते हैं, ये क्या है हमारा सेगमेंट है ना। डेटा प्लस टीसीपी हेडर हमारा सेगमेंट बनता है, और इस सेगमेंट के आगे आईपी हेडर लग गया। अब जब आगे आईपी हेडर लग गया तो ये क्या बन गया हमारा, ठीक है। जब डेटा के आगे टीसीपी हेडर लग रहा है तो वो क्या बना हुआ है, सेगमेंट। अगर डेटा के आगे यूडीपी हेडर लगा तो वो क्या बना, डेटाग्राम। और डेटाग्राम के आगे अगर आईपी हेडर लग रहा है तो वो क्या बन गया, पैकेट। ठीक है, तो टोटल लेंथ आपकी जस्ट उसी की लेंथ होती है कि भाई आईपी हेडर प्लस जो भी डेटा आपका आ रहा है उसकी टोटल लेंथ क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब MTU है हमारे पास, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन एग्जिट थ्रू लेयर 3। अब MTU से मिलती जुलती एक टर्म पढ़ी थी हमने लेयर 4 में, वो क्या थी, MSS। MSS क्या था, बिल्कुल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो TCP हेडर या ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव कर सकती है या फिर लेयर 4 रिसीव कर सकती है, वो कितना था, 1460 बाइट्स। और MTU क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन एग्जिट थ्रू लेयर 3। मतलब यहां पर हमारे पास 1460 बाइट्स का मैक्सिमम डेटा आ सकता है। लेयर 4 का हेडर लगेगा, लेयर 3 का हेडर लगेगा, और लेयर 3 से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि जो मैक्सिमम पैकेट की लेंथ होगी, ये पैकेट बन गया ना हमारा पूरा, ये मैक्सिमम पैकेट की लेंथ कितनी जा सकती है, 1500 बाइट्स। दैट इज योर, ठीक है। MSS वो होता है जो लेयर 4 पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा रिसीव हो सकता है, और MTU वो होता है जो लेयर 3 के इंटरफेस से मैक्सिमम डेटा जा सकता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पैकेट इनटू स्मॉल पार्ट्स। इन स्मॉल पार्ट्स को क्या कहते हैं, कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। ओनली इफ the size of the packet is greater than the empty। कि भाई एक पर्टिकुलर पैकेट आया है हमारे पास, अगर उसका साइज 1500 बाइट्स से ज्यादा है तो हमें उसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक और पॉइंट लिखना चाहो डिफरेंस के अंदर तो ये लिख सकते हो, फ्रैगमेंटेशन इज डन एट लेयर 3। सेगमेंटेशन कौन सी लेयर पे हो रहा था, लेयर 4 पे, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है लेयर 3 पे। अब यहाँ पे एक बात और आती है। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास एक राउटर है, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि भाई फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है। एक लिंक इसके पास यहाँ से आ रहा होगा और एक लिंक यहाँ से जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास दो इंटरफेसेस हैं। दो इंटरफेसेस का सिंपल सा मतलब क्या है, एक इसके पास इंटरफेसेस है जिससे ये डेटा क्या कर रहा है, रिसीव। मतलब अगर कोई मैसेज आ रहा है इसके पास तो एक इंटरफेस है इसका, उसको इंटरफेस का आईडी क्या है या मान लेते हैं नंबर क्या है, F0/0। अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस मान लो एक F0/0 है और एक है F0/1। ये दो इंटरफेसेस है, इंटरफेस के नंबर होते हैं ऐसे, F0/0 और एक F0/1। तो एक इंटरफेस ऐसा है कि भाई इसके पास 1500 बाइट्स का डेटा आ रहा था, उसने क्या करा, एक इंटरफेस से उसको रिसीव करा। कौन से इंटरफेस से रिसीव करा, F0/0 से। अब F0/0 पे इंटरफेस पर उसने ये डेटा रिसीव करा तो उसको एग्जिट कौन से इंटरफेस से करना, F0/1 पे। अब F0/1 पे अगर वो चेक कर रहा है, मान लो ये क्या है हमारा MTU, विच इज आर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मिनिमम तो नहीं है।
मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1500। 1500 से कम कितनी भी हो सकती है। अब मान लो यहां पर जो MTU है, MTU इस पर्टिकुलर इंटरफेस की कितनी है, मान लेते हैं MTU है इसकी 1000 बाइट्स, कि भाई एक बार में कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता है? 1000 बाइट्स का, पर डेटा कितने बाइट्स का आ रहा है? 1500 बाइट्स। अब 1500 बाइट्स का डेटा आ रहा है और इसको एग्जिट करवाना है इस इंटरफेस से, और इस इंटरफेस की MTU कितनी है? 1000 बाइट्स। अगर मान लो इस इंटरफेस की MTU भी कितनी होती? 1000 बाइट्स, तो क्या ये डेटा रिसीव करने से मना कर देता? क्यों? फ्रैगमेंट करके फिर रिसीव कर लेता। अब दोबारा पढ़ो, क्या यहां पर कहीं पर यह लिखा है कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी रिसीव्ड? MTU जो है वो होता है कि भाई कितना मैक्सिमम डेटा एग्जिट करेगा, एंटर तो कितना मर्जी करता रहे। ठीक है, अगर MTU 1000 है भी तो भी ये 1500 बाइट्स का डेटा एक्सेप्ट तो कर लेगा, रिसीव तो कर लेगा। MTU हमेशा चेक करी जाएगी जब क्या हो रहा है, हमारा डेटा एग्जिट कर रहा है, जब हमारा डेटा निकल रहा है डिवाइस से। ठीक है, तो अब यहां पर तो MTU देखी नहीं जाएगी। MTU कहां पे देखी जाएगी? इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस की MTU कितनी है? 1000 बाइट्स। तो अब भाई 1500 बाइट्स का डेटा आ रहा है, पर मैं एक बारी में कितना डेटा भेज सकता हूँ? 1000। अब जब 1000 भेज सकता हूँ तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इस पर्टिकुलर मैसेज को दो छोटे छोटे मैसेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा, जिनका साइज क्या होगा? मान लो एक का 1000 हो गया और एक का 500। ठीक है, हो गया 1500 बाइट्स, और इसको यहाँ पे कर दिया एग्जिट। अब यहाँ पर टर्म्स आती हैं, एक होता है हमारे पास इनग्रेस इंटरफेस। वो इंटरफेस होता है इंटरफेस थ्रू विच द डेटा एंटर्स द डिवाइस। इनग्रेस इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? जहां से डेटा डिवाइस के अंदर आ रहा है। अब इस केस में कौन से इंटरफेस से आ रहा है? F0/0। ये आपका कौन सा इंटरफेस हो गया? इनग्रेस इंटरफेस। इग्रेस इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस थ्रू विच द डेटा एग्जिट्स द डिवाइस। और इस केस में इग्रेस इंटरफेस कौन सा है? F0/1। ठीक है भाई, तो आगे से अगर कोई इग्रेस इंटरफेस और इनग्रेस इंटरफेस बोले तो आपको सीधा सा सिंपल सा मतलब ये समझना है कि भाई इनग्रेस इंटरफेस वो होगा जहां से डेटा डिवाइस के अंदर आ रहा है, और इग्रेस इंटरफेस वो होगा जहां से डिवाइस से डेटा अपना एग्जिट करवा रहा है। ठीक है, MTU इनग्रेस इंटरफेस पर जितना मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। MTU इज ऑलवेज चेक्ड एट द इग्रेस इंटरफेस, तो भाई इग्रेस इंटरफेस से हमें डेटा एग्जिट करवाना ना। अगर इग्रेस इंटरफेस का MTU कम है, हमारा डेटा का साइज ज्यादा है, तब हमें क्या करवाना पड़ेगा? फ्रैगमेंटेशन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, समझ आया MTU और फ्रैगमेंटेशन? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो अगली चीजें क्या है हमारे पास। अब ये तीन चीजें हैं, एक है आइडेंटिफिकेशन, एक है फ्लैग्स, और एक है फ्रैगमेंट ऑफसेट। ये तीन चीजों को मैं साथ में ही बताता हूँ, सारी इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है कि यार मान लो आपके पास एक बड़ी शीट है, आपको उसको अपने साथ वाले बंदे को देनी है, पर आप एग्जाम में बैठो। ठीक है, तो आप पूरी शीट पास नहीं कर सकते, तो आप क्या बनाते हो? फर्रे बनाते हो। ठीक है, छोटे छोटे फर्रे बनाए, अब फर्रे आपको पास करने हैं। ठीक है, अब भाई हो सकता है एक पेज ना हो, मल्टीपल पेजेस भी हो सकता है 2 पेज हो। अब दोनों पेज के 2 फर्रे बने, मान लो ये 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2। 2 चिट्स बनाई आपने और दोनों चिट्स अपने साथ वाले बंदे को दे दी। अब जब उसको वो चिट्स मिली तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा फर्रा कौन से पेज का है? उसको नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हर जो भी पेज होगा उस पेज का, जैसे पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, तो जो भी फर्रा फेंकोगे उसमें क्या कर दोगे?
जो भी चिट फेंकोगे उसमें नंबर कर दोगे कि भाई ये पेज नंबर 1 की चिट है और ये पेज नंबर 2 की चिट है। बस यही है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूज कैसे होता है, मान लो एक आपका पैकेट है, एक ही पैकेट थोड़ी हो सकता है 2 पैकेट्स हैं, दोनों एमटीयू से ज्यादा थे, तो क्या कर दिया, दोनों को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए। अब जब फ्रैगमेंट्स ये सामने रिसीवर के पास पहुंचे तो उसको तो ये सारे फ्रैगमेंट्स एक साथ रिसीव हो रहे हैं ना, उसको ये कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा फ्रैगमेंट कौन से पैकेट का पार्ट है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि भाई ये बताने के लिए कि जब रिसीवर के पास ये फ्रैगमेंट्स पहुंच रहे हैं तो भाई उसको ये पता लग जाए कि यार ये कौन से बड़े पार्ट या बड़े पैकेट का हिस्सा है। ठीक है, ताकि जब वो उनको जोड़ के एक बड़ा पैकेट दोबारा तैयार करेगा ना, तभी तो डेटा रीड कर पाएगा, अभी तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मिल रहा है। अब जब उसको सारा डेटा मिल जाएगा, मान लो ये बिना आइडेंटिफिकेशन के मिल गए, तो उसको पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा पैकेट नंबर 1 और कौन सा पैकेट नंबर 2 है। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन लगाई जाती है कि भाई ये पैकेट नंबर 1 के फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं, ये पैकेट नंबर 2 के फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं, ताकि रिसीवर जब उनको कंबाइन कर रहा हो तो उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। आइडेंटिफिकेशन नंबर समझ आया? ठीक है, अगला आता है एक दूसरा देखते हैं, फ्लैग की बात बाद में करेंगे। फ्रैगमेंट ऑफसेट। फ्रैगमेंट ऑफसेट का सिंपल सा मतलब है सीक्वेंस। अब वही वाला एग्जांपल, शीट्स हैं, पेजेस हैं, उनको चिट्स बना के भेज दिया। अब जब वो उन चिट्स को लगा लिया, उसको ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये मेरे पास 5 मैसेजेस पेज नंबर 1 के हैं और ये 5 चिट्स जो है वो पेज नंबर 2 की है। अब सीक्वेंस अलाइन कैसे करना, कौन सा फ्रैगमेंट पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका फ्रैगमेंट ऑफसेट। कि भाई जो पहला वाला फ्रैगमेंट है उसका फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या हो गया, 0, अगले वाले का क्या हो गया, 1 2 3, ये एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपका फ्रैगमेंट ऑफसेट चलता रहेगा, जिससे कि रिसीवर क्या करेगा, उन पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस में लगा लेगा। पहले क्या करा उसने, आइडेंटिफिकेशन नंबर से ये आइडेंटिफाई करा कि भाई ये सारे एक ही पैकेट के फ्रैगमेंट्स है, एक ही पैकेट के पार्ट्स है। फिर उसने फ्रैगमेंट ऑफसेट से ये पता करा कि भाई इनका सीक्वेंस क्या है, किनको किस ऑर्डर में मुझे लगाना है, ताकि मैं एक ओरिजिनल पैकेट को रिफ्रेम कर सकूं या दोबारा बना सकूं। ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफसेट। अब आते हैं हमारे पास फ्लैग्स। हमारे पास 3 तरीके के फ्लैग्स हैं, जिसमें से पहला है अनयूज, ये बस रिजर्व्ड है 0, कहीं यूज नहीं होता, बस रिजर्व्ड है, 0 वैल्यू है, रहेगी रहेगी। दूसरा हो जाता है आपका डोंट फ्रैगमेंट, और तीसरा वाला है आपका मोर फ्रैगमेंट। ठीक है, मोर फ्रैगमेंट की बात करते हैं हम सबसे पहले। मोर फ्रैगमेंट का सिंपल सा मतलब ये है, अब मान लो आप वही पैकेट के फ्रैगमेंट्स कर दिए, अब आप फ्रैगमेंट्स एक एक करके भेजे जा रहे हो। ठीक है, रिसीवर एक एक करके फ्रैगमेंट्स रिसीव करे जा रहा है, कब तक रिसीव करेगा, या उसको कब पता लगेगा कि हाँ भाई अब डेटा जो है फ्रैगमेंट्स जो है खत्म हो गए। उसको ये पता नहीं लग पाएगा भाई वो तो एक आया, फिर वो वेट कर रहा है भाई दूसरा भी आएगा, दूसरा आया थोड़ी लेट, ठीक है भाई अब वो तीसरे का वेट कर रहा है, अब मान लो तीसरा है ही नहीं फिर भी वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, मोर फ्रैगमेंट वाला फ्लैग यूज होगा कि भाई पहला फ्रैगमेंट जो गया उसमें फ्लैग कौन सा लग के जाएगा, मोर फ्रैगमेंट वाला फ्लैग ऑन हो जाएगा, दूसरे वाले में भी ऑन हो गया। ये क्या बता रहा है कि भाई मैं जो है फ्रैगमेंट है, इसके बाद अभी और भी फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मोर फ्रैगमेंट्स ऑन है तो रिसीवर क्या करेगा, वेट करेगा उस टाइम कि भाई अभी और फ्रैगमेंट्स आने हैं, ये भी इसमें भी ऑन रहेगा और लास्ट वाले में ऑन रहेगा। लास्ट वाले में मोर फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएगा, 0, जिससे रिसीवर को पता लग जाएगा कि भाई अब और फ्रैगमेंट्स नहीं आने, ये हमारा लास्ट फ्रैगमेंट था। और जब लास्ट फ्रैगमेंट रिसीव हो गया तो अब वो उनको फ्रैगमेंट ऑफसेट और आइडेंटिफिकेशन नंबर के हिसाब से कंबाइन करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, मोर फ्रैगमेंट क्लियर हुआ। जब ये पहले फ्रैगमेंट्स जा रहे होंगे तो उसमें ये फ्लैग रहेगा ऑन, बस ये बताने के लिए कि अभी और फ्रैगमेंट्स आ रहे हैं। जो लास्ट फ्रैगमेंट होगा उसमें ये फ्लैग क्या हो जाएगा, ऑफ, ये बताने के लिए कि भाई अब और फ्रैगमेंट्स नहीं, ये फाइनल फ्रैगमेंट था। अब बात करते हैं डोंट फ्रैगमेंट की। जाने के बाद आइडेंटिफाई। हाँ, रिसीवर आइडेंटिफाई करेगा ना। डोंट फ्रैगमेंट यूज होता है यार, कॉन्फिडेंशियल कोई डेटा है,
अब मान लो आपके पास कोई राउटर है, बीच में दो राउटर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे है आपका कोई रिसीवर। आप चाहते हो कि आपने कोई डेटा भेजा है 1500 बाइट्स का, पर इस वाले राउटर की जो एमटीयू है वो कितनी है, मान लेते हैं 1000, कि भाई ये एक बारी में कितना डेटा ट्रांसफर करेगा, 1000। तो इसने 1500 का मैसेज बनाया, भेज दिया, इस राउटर ने ट्रांसफर कर दिया। पर जब ये वाला राउटर देखेगा एग्जिट करते हुए, तो इसको क्या दिखेगा कि भाई एमटीयू कम है, डेटा का साइज ज्यादा है, तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पर जो हमारा सेंडर है उसने क्या सेट करा हुआ है, डोंट फ्रैगमेंट, यानी कि डीएफ बिट जो है वो ऑन कर रखी है। मतलब उसने ये हक छीन लिया किसी भी राउटर से या बीच के किसी भी डिवाइस से कि भाई वो मेरे डेटा को फ्रैगमेंट कर सके। वो ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि बीच का कोई भी डिवाइस उसके डेटा के हमको पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये राउटर से उसने मना कर दिया कि भाई मेरा जो डेटा है वो 1500 है, 1500 का 1500 पूरा एक बारी में रिसीवर के पास जाना चाहिए, बीच का कोई भी डिवाइस उसको छोटे पार्ट्स में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। पर इस राउटर की तो एमटीयू 1000 है, इसको तो फ्रेगमेंट में डिवाइड करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। पर सेंडर अलाउ ही नहीं कर रहा कि भाई फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है नहीं करना। तो उस केस में राउटर क्या कर देता है, राउटर पैकेट कर देता है ड्रॉप, और ड्रॉप करने के बाद सेंडर को एक मैसेज भेजता है। ठीक है, सेंडर को एक मैसेज भेजेगा कि भाई आपने जो पैकेट भेजा था उसका साइज कितना था, 1500, पर मेरी एमटीयू कितनी है, 1000, कि भाई मेरी एमटीयू 1000 है, आपने 1500 बाइट्स का पैकेट भेज दिया। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप क्या करो, या तो आप खुद ही फ्रैगमेंट्स बना के भेज दो कि भाई 1000 के फ्रैगमेंट्स बना दो, या 1000 के पैकेट्स बना के भेज दो। तो ये खुद ही क्या करेगा, दो पैकेट्स बनाएगा जिसमें एमटीयू किस हिसाब से चलेगा, 1000 के हिसाब से, और दो पैकेट्स बना के भेज देगा। फिर तो इस राउटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, या फिर आप क्या करो, या फिर आप डीएफ बिट हटा दो। तो क्या करूंगा, मैं खुद ही फ्रैगमेंट्स आगे बना के आगे भेज दूंगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस देता है सेंडर को कि भाई या तो आप खुद ही 1000 के फ्रैगमेंट्स बना दो, या फिर डीएफ बिट को ऑफ कर दो, ताकि मैं फ्रैगमेंट कर दूं, नहीं तो आप फ्रैगमेंट बना के भेज दो। ठीक है, ये होता है आपका काम डोंट फ्रैगमेंट। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द फ्रैगमेंट्स बिलोंग टू विच पैकेट, कि भाई कौन से पैकेट के छोटे पार्ट्स हैं, यही आइडेंटिफिकेशन नंबर। फ्लैग्स हो गए, सबसे पहला फ्लैग जो है अनयूज्ड है, रिजर्व्ड है, नॉट यूज्ड, रिजर्व्ड में वैल्यू क्या है, 0। दूसरा है डोंट फ्रैगमेंट, इट रिस्ट्रिक्ट्स एनी डिवाइस टू फ्रैगमेंट द पैकेट, कि भाई कोई भी डिवाइस, बीच का कोई भी डिवाइस फ्रैगमेंट नहीं कर सकता। अगला है मोर, इट स्पेसिफाइज दैट देयर आर मोर फ्रैगमेंट्स बिहाइंड दिस फ्रैगमेंट, कि भाई ये जो फ्रैगमेंट आया इसके पीछे भी और भी फ्रैगमेंट्स आ रहे। ठीक है, आगे आगे फ्रैगमेंट ऑफसेट, इट इज यूज्ड टू अलाइन द फ्रैगमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव सीक्वेंस व्हेन रिसीव्ड, कि भाई जब रिसीवर इन सी फ्रैगमेंट्स को रिसीव करेगा तो वो उनको उनकी रिस्पेक्टेड सीक्वेंस में अलाइन कर सके, वो बताता है आपका फ्रैगमेंट ऑफसेट। जो सबसे पहला फ्रैगमेंट होगा उसका फ्रैगमेंट ऑफसेट क्या होगा, 0, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा इन सीक्वेंस। तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, जैसे जिसका फ्रैगमेंट ऑफसेट ज्यादा बढ़ता रहेगा उसको वो 1 बाय 1 अलाइन करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अगले आते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे बस हमारे पास मेन चीज रह गई है, टाइम टू लिव। अगला है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का भाई प्रोटोकॉल नंबर वाली फील्ड हो गई। प्रोटोकॉल नंबर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भाई आईपी एड्रेस में एक प्रोटोकॉल नंबर बताता है, तो वो प्रोटोकॉल नंबर कहाँ बताता है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई होता है प्रोटोकॉल का नंबर, अगर 6 नंबर है तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, टीसीपी। अगर प्रोटोकॉल नंबर 1 है तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, आईसीएम। ठीक है, अब अगली बारी आती है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम क्या है, वही चेकसम एरर डिटेक्शन एंड एरर कनेक्शन और एरर करेक्शन। ठीक है, अब टीसीपी में हेडर चेकसम कैसे काम कर रहा था, सीआरसी एल्गोरिथम यूज करता है, चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करता है, रिसीवर भी चेकसम वैल्यू कैलकुलेट करके उसको मैच करता है। अगर सेम आ रही है तो ठीक है, नहीं तो पैकेट ड्रॉप करके दोबारा। तो वही हेडर चेकसम यहीं पे वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो हेडर चेकसम भी वैसे ही काम करता है। प्रोटोकॉल नंबर के बारे में बात कर चुके हैं। सोर्स आईपी एड्रेस, कि भाई जहां से पैकेट निकल रहा है उस सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, ये यहाँ लग के जा रहा है, और इन्हीं दोनों के बेसिस पे राउटिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शंस में कुछ फील्ड्स होती हैं, जैसे कि इसमें भी एक टाइम स्टैम्प की फील्ड होती है, एमटीयू के प्रोब्स होते हैं, और क्या होता है,
पैडिंग, क्योंकि हेडर लेंथ 4 बिट की है तो उस हिसाब से पैडिंग की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो बस मेन चीज रह गई हमारी टाइम टू लिव। टीटीएल की बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। टीटीएल है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव जस्ट आपका ये बताते हैं कि भाई आपका जो पैकेट है वो जिंदा है, वो अभी चालू है, काम कर रहा है, या हमारे नेटवर्क में कहीं ना कहीं घूम रहा है। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म था। कौन सी लेयर पे? एट लेयर 3। अब लेयर 3 पे होने का क्या मतलब है? मान लो यहाँ पे राउटर्स है, कुछ इस तरीके से राउटर्स लगे हुए। ठीक है, यहां से एक पैकेट आया। टाइम टू लिव क्या करेगा? टाइम टू लिव की मैं वैल्यू बता देता हूँ भाई, 255 होती है स्टार्टिंग में राउटर्स के केस में। और ये क्या करते हैं, राउटर पे जब भी कोई मैसेज आता है, जब भी कोई पैकेट आता है, तो उसकी टीटीएल वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। एक तरीके से काउंटडाउन चलता है ना, वैसे काउंटडाउन चलता रहता है। राउटर 1 पे ये मैसेज रिसीव होगा तो राउटर 1 क्या करेगा? टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट करी और आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब मान लो ये पर्टिकुलर एक हमारे पास लूप बन चुका है, इसको भेजना था ये पैकेट इधर, पर इधर वाला इंटरफेस इसका डाउन हो गया, तो ये क्या है, इसने इधर ही भेज दिया होगा ये पैकेट। तो ये एक लूप बन चुका है। अब ये लूप बनेगा तो इसने मान लो 255 रिसीव करी, इसने टीटीएल वैल्यू क्या कर दी? 254। अब ये राउटर 2 पे आया, राउटर 2 भी क्या करेगा? तो एक डिक्रीमेंट कर देगा, 253। राउटर 3 पे आया तो 252, इधर 251, 250, 249, 248, फिर से राउटर 1 के पास आ गया। 248 पे राउटर 1 ने देखा भाई 248 से आया, मैं टीटीएल कितनी कर दूंगा? 247। इधर कितनी हो गई? 246, 245। तो अब अगर ये लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब ये वैल्यूज हमारे पास कितनी हो गई? मान लो, अरे सीधा जीरो पे क्यों जाना है, हम 5 से शुरू कर। 5 हो गई, फिर ये कितनी भेजेगा? 4, इधर 3, 2, 1। और जैसे ही राउटर 1 इस पैकेट को फॉरवर्ड करने वाला होगा, ये देखेगा भाई टीटीएल वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। 0 मतलब काउंटडाउन खत्म, और ये पैकेट अब आगे ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे ही टीटीएल वैल्यू हमारी हो गई 0, वैसे ही राउटर 1 पैकेट को क्या कर देगा? ड्रॉप। कि भाई टीटीएल वैल्यू 0 होने के बाद पैकेट हमारा कभी भी नेटवर्क में आगे ट्रेवल नहीं कर सकता, उसका टाइम टू लिव हो चुका है, खत्म। तो इससे क्या हुआ भाई, लूप के अंदर अगर ये मैसेज मान लो टीटीएल नहीं होता, तो ये मैसेज तो हमेशा लूप के अंदर घूमता ही रहता, घूमता ही रहता, घूमता ही रहता। अगर टीटीएल वैल्यू हर राउटर डिक्रीमेंट नहीं करता तो ये तो घूमता ही रहता। हर बार क्या हो रहा है? हर बार राउटर 2 के पास आ रहा है, राउटर 1 के पास आ रहा है, हर बार राउटर 1 इसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस कर रहा है ना, कि भाई डेस्टिनेशन चेक कर रहा है, राउटिंग चेक कर रहा है, उसके बाद आगे सेंड कर रहा है। सेंड करते हुए वो बैंडविड्थ भी यूज कर रहा है सीपीयू के, मतलब कुछ कुछ रिसोर्सेज तो यूज कर ही रहा है ना, चाहे बहुत छोटा सा पैकेट है या बहुत बड़ा पैकेट है, कैसा भी पैकेट है, पर रिसोर्सेज तो यूज कर रहा है, और वो रिसोर्सेज खामखा यूज हो रहे हैं, वेस्ट है, क्योंकि भाई लूप में फंस चुका है। और लूप अवॉइड करने के लिए अगर कोई मैकेनिज्म नहीं होता तो वो खामखा रिसोर्सेज यूज करता ही रहता। तो इस केस में हमने क्या करा, टीटीएल वैल्यू थी, टीटीएल वैल्यू जैसी 0 होगी, पैकेट राउटर्स पैकेट को क्या कर देंगे? ड्रॉप। कि भाई टीटीएल वैल्यू 0 के साथ पैकेट आपका कभी भी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये थी आपकी टीटीएल। अब अगर सिस्को के राउटर्स हैं तो टीटीएल वैल्यू कितनी होती है? अगर आपका विंडोज है तो विंडोज टीटीएल यूज करता है 120, और अगर लिनक्स है तो लिनक्स यूज करता है 64, या फिर यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया। ठीक है, टीटीएल वैल्यू पढ़ लो। टीटीएल है 8 बिट की फील्ड, टाइम टू लिव, यूज टू अवॉइड लूप्स एट लेयर 3। अब टीटीएल लूप्स कैसे अवॉइड कर रही है वो हम समझ चुके हैं। टीटीएल वैल्यूज यूज्ड बाय वेरियस डिवाइसेस, बस इसको का आईओएस यूज करता है 1255, विंडोज 128 और लिनक्स यूनिक्स 64। टीटीएल कैसे काम करता है वो हम समझ चुके हैं। प्रोटोकॉल नंबर स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल नंबर बीइंग यूज्ड एट अपर लेयर, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। चेकसम एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन करता है सीआरसी एल्गोरिथम यूज करके, इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है। अगला आता है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये भी हम बात कर चुके हैं। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।